हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 10। गुड्डू ने सब सामान रखा और खाना खाने चला आया। घर के बड़े आंगन में सब लोग थे तो गुड्डू पीछे वाले आंगन की तरफ आ गया। शगुन ने गुड्डू को देखा तो उसके लिए खाना लेकर चली आई। उसने खाना गुड्डू के सामने रखा और जाने लगी तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, शगुन, हम खाना खाएं तब तक यहाँ बैठो ना प्लीज। गुड्डू जी, घर में सब लोग हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ, शगुन ने कहा और वहां से चली गई। गुड्डू को भूख लगी थी, फिर भी उसने प्लेट आगे खिसका दी और जैसे ही उठने को हुआ शगुन के पापा वहां चले आए और गुड्डू से कहा, इतना लेट खाना खा रहे हैं बेटा जी। शगुन के पापा को देखकर गुड्डू रुक गया और कहा, अरे पापा, आप बैठिए ना। गुप्ता जी ने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठे। गुड्डू भी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अब गुप्ता जी सामने थे, इसलिए गुड्डू ने खाना अपनी तरफ खिसकाया और खाना शुरू किया। गुड्डू को चुपचाप खाते देखकर गुप्ता जी ने कहा, अम्मा जी के गुजर जाने के बाद आपके पिताजी काफी अकेले पड़ गए हैं बेटा जी। आप उन्हें हिम्मत देते रहना, जिससे वे इस दुख से उबर पाएं। हाँ पापा, हम ध्यान रख रहे हैं पिताजी का। भूल कर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे या वो हमारी वजह से परेशान हो। आज शाम फूफा जी ने बस थोड़ा रायता फैला दिया, पिताजी की वजह से रुक गए हम, वरना वही समझा देते अच्छे से फूफा को। गुड्डू ने थोड़ा गुस्से से कहा। वह भूल गया कि उसके सामने शगुन के पापा बैठे हैं। गुड्डू झेप गया और कहा, माफ करना, वो हम फ्लो में ज्यादा ही कह गए, पर हम ना अपने पिताजी को ऐसे मायूस नहीं देख सकते। माफी की कोई जरूरत नहीं है बेटा जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। हम वही थे, आदर्श बाबू ने मिश्रा जी के साथ बदतमीजी की, बस इसलिए उन्होंने हाथ उठा दिया। ये सब तो हर घर में होता रहता है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अभी के लिए बस मिश्रा जी का ध्यान रखो। कल सुबह हम और शगुन के चाचा चाची बनारस के लिए वापस निकल जाएंगे। शगुन के पापा ने कहा, अरे इतनी जल्दी काहे, अम्मा के दिनों में रुकिए ना यहाँ। गुड्डू ने कहा, माफ करना बेटा जी, बिटिया के ससुराल में ऐसे रुकना अच्छा नहीं लगता, और फिर वहां कोई भी नहीं है। प्रीति अपने ससुराल में है और अमन पढ़ाई के लिए बाहर गया है, तो जाना पड़ेगा। दिन जब पूरे हो जाएं तो आप और शगुन बिटिया दोनों बनारस आइएगा। गुप्ता जी ने कहा, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जाने से पहले एक बार पिताजी से जरूर मिल लीजिएगा। गुड्डू ने गुप्ता जी की तरफ देखकर कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, वैसे अम्मा जी के दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद हम विनोद के साथ एक बार कानपुर फिर आएंगे। अमन और आपकी छोटी बहन को लेकर कुछ बात करनी है मिश्रा जी से। अभी सही वक्त नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता ऐसे टाइम में, गुप्ता जी ने कहा। गुड्डू को याद आया कि शगुन का भाई अमन उसकी बहन वेदिका को पसंद करता है, लेकिन वह शगुन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर गुप्ता जी ने कहा, आपको अमन और वेदी बिटिया के रिश्ते से कोनो परेशानी? अरे नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अमन अच्छा लड़का है, हम जानते हैं, और अगर वेदी और अमन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं तो हमें कोनो परेशानी नहीं। बस घर का माहौल थोड़ा ठीक हो, उसके बाद हम खुद बात करते हैं पिताजी से, गुड्डू ने कहा। गुप्ता जी वहीं बैठकर गुड्डू से बतियाने लगे और गुड्डू उनसे बातें करते हुए खाना खाने लगा। गोलू फूफा जी को रिक्शा में डालकर बाबू गोलगप्पे वाले के घर चला आया। बहुत ज्यादा शराब पी लेने की वजह से फूफा जी बेसुध थे। बाबू की मदद से गोलू ने फूफा को उसके कमरे में लिटाया। फूफा को अंदर लाते लाते गोलू की जान हलक में अटक चुकी थी। वह हांफने लगा तो बाबू उसके लिए पानी का ग्लास ले आया और कहा, गोलू भैया पानी। अरे थैंक यू बाबू, साला ये आदमी है कि कोई जानवर, का खाता होगा, जान ही निकाल दी हमें। गोलू ने हांफते हुए कहा और ग्लास पे रखा सारा पानी एक सांस में पी गया। भैया लेकिन ये है कौन, और आप इनको घर का ही नहीं लेकर जाते? बाबू ने डरते डरते पूछा कि कहीं गोलू उसे फिर घुड़क ना दे। गोलू ने ग्लास बाबू की तरफ बढ़ाया और कहा, बहुत ही लंबी कहानी है बाबू, कभी फुर्सत में बताएंगे। अभी हम जाते हैं, कल सुबह जल्दी आएंगे इनको लेने, ठीक है? तब तक इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया, बाबू ने कहा और गोलू के साथ उसे छोड़ने दरवाजे तक चला आया।
गोलू ने बाबू को जाकर सोने को कहा और पैदल ही घर के लिए निकल गया। चलते चलते गोलू खुद में ही बड़बड़ाने लगा, साला जी फूफा ने गुड्डू भैया को जे काहे कहा कि मिश्रा जी उसके बाप नहीं है। जे बात का क्या मतलब हो सकता है? का कुछ ऐसा है का जो मिश्रा जी हमसे छुपाए रहे हैं, या फिर फूफा जानबूझकर आग लगाए रहे हैं? जे मैटर तो सुलझाना पड़ेगा गोलू। पर हम साला कितने चूतिया हैं, फूफा अभी हमारे हाथ में थे, वहीं से उठा लेते उनको, मिश्रा जी का काम भी हो जाता और हमरा भी। चूतिया तो तुम हो ही गोलू, अभी नशे में फूफा को उठा लिए तो उनको क्या पता चलेगा? तुम्हें उन्हें उठाना सुबह, फूफा को पूरे होशो हवास में, का समझे? तभी तो पूरा कानपुर तुम्हारा भौकाल देखेगा। खुद में बड़बड़ाते हुए गोलू चलते चलते पैर उलझने के कारण अंधेरे में जा गिरा, वो भी मुंह के बल। अंधेरे में गोलू को कुछ दिखा नहीं। वह उठा और खुद को झाड़ते हुए कहा, साला जी फूफा ना सच में मनुष्य ही है, मतलब ई का नाम लेते ही गिर गए। कसम से बहुत एक गिरे हुए इंसान है। छोड़ो, सुबह आकर उठाते हैं फूफा को, लेकिन गुड्डू भैया को बता देते हैं फोन करके, वो परेशान हो रहे होंगे। गोलू आगे बढ़ा और चलते चलते गुड्डू का नंबर डायल कर फोन कान से लगा लिया। एक दो रिंग जाने के बाद गुड्डू ने फोन उठाया और कहा, हाँ गोलू। हाँ भैया, हम वो जे कह रहे थे कि वो फूफा को ठिकाने लगा दिए हैं, तुम वो चिंता नहीं करो, गोलू ने कहा। गुड्डू सबके बीच में था। गोलू की बात सुनकर साइड में आया और दबी आवाज में कहा, ठिकाने लगा दिए मतलब का जान मान से मार दिए का गोलू उनको? अरे का गुड्डू भैया, एक तो चींटी तो हमसे मारी नहीं जाती, तुमको लगता है आदमी मार देंगे? गोलू ने चिढ़कर कहा। तो फिर जे कहा था कि ठिकाने लगा दिए? गुड्डू ने पूछा। अरे मतलब फूफा को सही जगह छोड़ दिए हैं, सुबह घर पहुंचा देंगे उन्हें, अब परेशान नहीं हो, गोलू ने कहा। ठीक है, घर आ रहे हो? गुड्डू ने पूछा। नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं, आज सुबह से हम जो लट्टू बने हैं, हमको नींद की बहुत ही जरूरत है भैया, और फिर कल सुबह फूफा को उठाना भी है, गोलू ने कहा। फूफा को काहे उठाना है? गोलू तुम फिर से कोनो कांड करने तो नहीं जा रहे हो ना? गुड्डू ने चिंतित स्वर में पूछा। अरे उठाना है मतलब नींद से उठाना है, वो बाबू के घर सुलाकर आए हैं उनको ई लिए। ए भैया, हमारी ना एक तो बिनती है तुमसे, जो सवाल जवाब का खेला ना कल खेलिएगा हमसे, अभी हमका जाए दो यार, गोलू ने दुखी स्वर में कहा। हाँ ठीक है, और कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें जरूरत रहेगी तुम्हारी, रखते हैं, गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया। गोलू ने भी फोन रखा और वहां से गुजर रहे ऑटो में आ बैठा और घर का पता बताया। नींद से गोलू की आंखें भारी हो रही थी, वह बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। घर में बरामदे में गोलू के पिताजी यहाँ से वहां चक्कर लगाते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, जो कि रात के 10 बजा रही थी। उन्होंने समय देखकर अपना हाथ झटका और बड़बड़ाए, लगता है आज गोलुआ को कुछ ज्यादा ही डांट दिए रहे, अभी तक घर नहीं आया हो। काहे परेशान होते हैं, आ जाएगा गोलुआ, गुड्डू के घर गया होगा, गोलू की अम्मा ने कहा। गुड्डू के घर नहीं गया है तभी तो परेशान हो रहे हैं, अब तक तो वो आ जाना चाहिए था, गुप्ता जी ने कहा। आप भी कमाल करते हैं गोलू के पिताजी, दिन भर उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसे डांटते हैं, गरियाते हैं, और अब उसके लिए चिंतियाए रहे हैं। चलकर सो जाइए, वो आ जाएगा। हम वो बहुरिया से कह रहे कि गोलू के आ जाने पर दरवाजा खोलने को, वो खोल देगी, गोलू की अम्मा ने कहा। अरे बहू को काहे परेशान की तुम, वो पेट से है, वो का आराम करी दो, हम करते हैं गोलुआ का इंतजार, तुम जाकर सोई जाओ, गुप्ता जी ने कहा। तो गुप्ताइन कुछ देर रुकी और फिर अपने कमरे में चली गई। गोलू घर पहुंचा। जैसे ही अंदर आया, अपने पिताजी को देखकर उसके कदम लड़खड़ाए। गुप्ता जी से बचने के लिए गोलू चुपचाप जाने लगा तो गुप्ता जी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। गोलू ने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा और गुप्ता जी के सामने आ खड़ा हुआ। गुप्ता जी ने ध्यान से गोलू को देखा, नाक सिकोड़ी जैसे कुछ सूंघ रहे हो, और फिर गोलू को एकटक देखने लगे। अच्छा, गोलू थोड़ी देर पहले अंधेरे में जहां गिरा था वहां कालिक पड़ी थी, जो कि गोलू के मुंह पर पुत चुकी थी, लेकिन गोलू को इस बात का एहसास तक नहीं था। ऊपर से फूफा को अपने साथ लेकर वह बाबू के घर गया था, तो उसके कपड़ों से अब शराब की बदबू भी आ रही थी, और उसके लड़खड़ाते कदमों को कुछ देर पहले गुप्ता जी ने देखा ही था। कुल मिलाकर गोलू की लंका फिर से लगने वाली थी। गुप्ता जी को एकटक अपनी ओर देखते पाकर गोलू झेपते हुए मुस्कुराया और कहा,
हमको बहुत नींद आ रही है पिताजी, हम अंदर जाएं? आपको जो कहना हो कल सुबह कह लेना। हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, यहीं पड़े मिलेंगे। कहा है कि आज का कोटा तो हमारा पूरा हो चुका, ओवर टाइम तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जाने से पहले हमका ये बताओ कि कहाँ मुंह काला करवा के आए हो। गुप्ता जी ने अपने हाथों को बांध कर कहा। मुंह काला? पिताजी हम शादीशुदा हैं। अरे अपनी पिंकिया के अलावा हम किसी को देखते तक नहीं। हम काहे मुंह काला करेंगे? लगता है आप होश में नहीं हैं, गोलू ने कहा, जबकि उसे नहीं पता था कि उसके पूरे मुंह पर कालिक लगी थी। पी तुमने है और होश में हम नहीं हैं। हमरे सामने ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो तुम गोलू। सिगरेट बीड़ी पान मसाला तक ठीक था, अब शराब पीना भी शुरू कर दिए तुम। सच सच बताओ कौन से बाड़े में लौट कर आए हो? हमारी नाक कटवाने में तुमने जो कोनो कसर नहीं छोड़ी है गोलू। गुप्ता जी ने दबी आवाज में लेकिन थोड़ा गुस्से से कहा। गोलू ने सुना तो सब उसके सर के ऊपर से गया और उसने कहा, पिताजी ये सब क्या कह रहे हैं आप? हम शराब पीकर कहाँ आएंगे और कहीं नहीं लौटे हैं हम। वो तो चलते चलते गिर गए थे, उसी से कपड़ों पर मिट्टी लग गई। शराब पीकर चलोगे तो नाले में ही गिरोगे ना गोलू। फूलों की सेज तो बिछाई नहीं होगी किसी ने तुम्हारे लिए कि कानपुर के श्री गोलू महाराज मदिरा पान करके यहाँ से गुजरेंगे, क्यों ना उनके लिए फूलों की सेज बिछा दे। हमका ये बताओ तुमने शराब काहे पी? गोलू के अंदर बकैती करने का एक कीड़ा था जो हर 5 मिनट में फड़फड़ाता था। इतने सीरियस मोमेंट में भी गोलू को न जाने क्या सूझा। उसने अपना एक हाथ कमर पर रखा और थोड़ा कमर झुकाकर दूसरे हाथ को अपने पिताजी के सामने करके श्री अमिताभ बच्चन जी के अंदाज में कहा, हाय साला, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। एक तो गोलू ने गलत समय पर गलत आदमी के सामने गलत डायलॉग बोलने की हिम्मत की, ऊपर से वह गुप्ता जी ठीक सामने खड़ा था। गुप्ता जी ने आओ देखा न ताओ खींच कर एक थप्पड़ गोलू के गाल पर रसीद किया और कहा, एक तो दारू पीकर आए हो, ऊपर से गलत डायलॉग बोल रहे हो। गोली तुमरे जी भांडो वाली हरकत ना जे बता रही है कि नशा किए हो तुम। थप्पड़ खाने के बाद गोलू को होश आया कि अपने पिताजी के सामने खड़ा है और अब उसे सारी बातें समझ आ रही थी जो गुप्ता जी कह रहे थे। उसने गुप्ता जी की तरफ आते हुए कहा, किसने कहा आपसे हम दारू पीकर आए हैं? कहने की जरूरत का है बेटा, ये तुम्हारे कपड़ों से जो महक आ रही है ना, वो रजनीगंधा के फूलों की तो होगी नहीं, दारू ही है ना, गुप्ता जी ने कहा। गोलू ने अपना नाक बाजू से लगाकर जैसे ही सूंघा, उसे पता चला कि उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नशे में धुत फूफा को बाबू के घर छोड़ने गया था। अरे पिताजी जे तो फूफा, कहते कहते गोलू रुका और मन ही मन खुद से कहा, फूफा का नाम लिया तो फिर से फंस जाएंगे। गोलू को खामोश देखकर गुप्ता जी ने कहा, का हुआ, जबान को लकवा मार गवा कि ताला लगा लिए गोलू गुप्ता? ओ पिताजी, गोलू ने कहा, लेकिन गुप्ता जी ने उसे आगे बोलने से रोक दिया और कहा, कुछ होना ही बोलोगी तुमसे तो हम सुबह बात करेंगे, आज रात यहीं सो तुम, अंदर नहीं आना। कहकर गुप्ता जी चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अरे पिताजी, अरे हम नहीं पी कर आए हैं यार, हमारी बात का यकीन करो कसम से। चल आज का दिन ही खराब है। कहते हुए गोलू ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और गुस्से से कहा, और कोनो बसड़ बाकी है तो वो भी लिख दो हमारी किस्मत में। कहा है कि हमारे नाम की तो सुपारी लेकर बैठे हैं आप। कहते हुए गोलू ने जैसे ही गुस्से में सामने अपना पैर मारा, गोलू का पैर सामने रखे गमले से जा टकराया और गोलू अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।